हेलो स्टूडेंट्स। टाइप्स ऑफ फार्मिंग्स और डिफरेंट क्रॉप्स को स्टडी करने के बाद अब हम पहुंचते हैं जिसमें से पहला है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। मतलब कृषि और उसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी विकास यानी कि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज डेवलप की जाएँ। और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म से मतलब ये है कि हम एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज़ और रिसर्च सेंटर्स या अदर रिफॉर्म्स इस तरह के वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में आएंगे जिससे कृषि की व्यवस्था में सुधार हो सके और उत्पादन भी बढ़ सके। इट वॉज मैंशन द प्रीवियस पेजेस दैट एग्रीकल्चर हैज़ बीन प्रैक्टिस इन इंडिया फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो भाई ये तो लगभग लगभग हर जगह का होगा, हजारों हजारों साल से खेती होती चली आ रही है। सस्टेन्ड इशूज़ ऑफ लैंड, सस्टेन्ड मतलब जो बने रहे काफ़ी समय तक। सस्टेन्ड यूजेज ऑफ लैंड तो बराबर लगातार जो लैंड का यूज़ होने की वजह से वो भी विदाउट कंपेटेबल टेक्निकल इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। तो कंपेटेबल का मतलब होता है जो साथ साथ मेल खा सकें, कंपेटेबल हो सकें। अब मोबाइल फ़ोन्स में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो ठीक से नहीं इंस्टॉल हो पाती तो एक कंपेटेबल इशू है। आप लैपटॉप पीसी चलाते हो और उसमें कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहते हो तो भाई आपका 32 बिट है, ये सॉफ्टवेयर 64 बिट का है, कंपेटेबल नहीं है, मतलब इसके लिए नहीं है। तो इस प्रकार से अगर आप भूमि का उपयोग कर रहे हो तो उससे रिलेटेड उसको फ़ायदा पहुंचाने वाले टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस भी चाहिए होते हैं। तो हिंडर मतलब होता है रोकना आगे बढ़ने से। तो क्या हिंड्रेंस हो रहा है यहाँ पे? पेस ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो कृषि का जो विकास है कि एग्रीकल्चर डेवलप हो सके, एग्रीकल्चर कैसे डेवलप हो सकती है? जो क्वालिटी है सॉइल की और जो प्रैक्टिसेस हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं और जो प्रोडक्शन है, ये सब ठीक ठाक होना चाहिए और किसान की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। अभी जैसे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो लगभग 2000 रुपीज़ जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको प्रोवाइड करती है। ये कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में आएगा। जब मैं इस बना रहा था इस वीडियो ट्यूटोरियल को तो 3 फॉर्म बिल्स पास किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। अब वो हैं कि नहीं है जब आप ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि इस वक्त बहुत बवाल मचा हुआ था, फार्मर्स ने बहुत बड़ा एजिटेशन चलाया हुआ था। आप इतिहास में पढ़ते होंगे। और जो नहीं हुआ था वो हुआ था एक दिन की, जैसे लाल किले के जो हमारा तिरंगा झंडा होता है उसके बगल में ले जाके जो फार्मर्स थे, खासकर जो सिख थे, उन्होंने वहाँ पर एक धार्मिक झंडा फहरा दिया था, निशान साहिब जिसे खालसा झंडा कहा जाता है सरदारों का, सिखों का, जो कि बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, अनफॉर्चुनेट था, बिकॉज इंडिया इज़ ए सेकुलर कंट्री, इट डज नॉट हैव एनी स्टेट रिलीजन। तो उस समय का ये ट्यूटोरियल बन रहा है। तो तीनों लॉज एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के तहत माने जाएंगे, जो एक मार्केटिंग ऑप्शन से रिलेटेड था, एक स्टोरेज फैसिलिटी से रिलेटेड था और एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड था। तो डिफरेंट लॉज भी कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में आते हैं। तो इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेज ऑफ इरीगेशन, तो इरिगेशन के सोर्सेज तो काफ़ी बढ़ाए गए हैं। खासकर आप इंदिरा गांधी कैनाल का आपने नाम सुना होगा, जो राजस्थान में बहती है और वहाँ पे हरियाली लाने के लिए जिम्मेदार है। तो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स इन लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री स्टिल डिपेंड अपॉन मानसून। तो हमारे देश में अभी भी बहुत से किसान हैं जो मानसूनन रेन पे डिपेंड करते हैं और नेचुरल फर्टिलिटी पे, यानी कि जो किसी की जो भूमि की जो अपनी उर्वरता है, अपनी फर्टिलिटी है, उसी को यूज़ कर लेते हैं, बाहर से फर्टिलाइजर्स नहीं यूज़ करते और उनके पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, जिनकी वजह से वो मानसूनल रेन पे डिपेंड करते हैं। इस प्रकार से भाई मानसून ठीक आ गया तो खेती अच्छी हो गई, नहीं तो नहीं। इन ऑर्डर टू कैरी ऑन देयर एग्रीकल्चर, तो कृषि के लिए वो ऐसे करते हैं फॉर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन। लेकिन पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ रही है और सप्लाई चाहिए, हमें फूड सप्लाई चाहिए खाद्यान्नों की। तो दिस पोजेज अ सीरियस चैलेंज, इससे एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जाए। एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60%। तो लाइवलीहुड का मतलब जीविका का, यानी कि जो लोग अपना परिवार चलाते हैं, डिपेंड हैं, जो उनकी इनकम है फैमिली को चलाने के लिए, तो वो कृषि पे डिपेंडेड है। दैट इज़ वाई 60% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो कृषि में लगी हुई है। नीड सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो इसीलिए एग्रीकल्चरल सेक्टर में टेक्निकल यानी टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। तकनीक का विकास होता रहता है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। 10 इसलिए कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। तो देखिए होल्डिंग मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, और उसके पास ये ज़मीन का टुकड़ा है और हम ये कहेंगे कि दिस पर्सन होल्ड्स दिस मच ऑफ लैंड, ये इसकी होल्डिंग हो गई। लेकिन पता चला कि इतनी ही ज़मीन, मान लेते हैं ये कि 3 बीघा ज़मीन है, ठीक है। अब एक व्यक्ति और है, उसके पास भी 3 बीघा ज़मीन है, लेकिन उसमें से 1 बीघा यहाँ है, 1 बीघा यहाँ है, आधा बीघा यहाँ है और 1 बीघा कहीं जाके इसके बगल में बना हुआ है, आधा बीघा। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को यहाँ भी जाना पड़ेगा, यहाँ भी जाना पड़ेगा, यहाँ भी जाना पड़ेगा, यहाँ भी जाना पड़ेगा। इसकी होल्डिंग्स सेम है लेकिन अलग अलग जगह बिखरी हुई हैं, बीच में और लोगों के खेत पड़ जाते हैं, ऐसा होता है। तो ऐसे में प्रॉब्लम है। और ये आसानी से एक जगह जाएगा, उसका आने जाने का समय भी बचेगा, श्रम बचेगा, आसानी से प्लानिंग के तहत खेती कर सकता है।
तो इन लैंड्स को इकट्ठा कलेक्टिवाइजेशन, इसको इकट्ठा करके इसे कंसोलिडेट कर देना, एक जगह इकट्ठा कर देना, मतलब कि इसको एक जगह बना के दे देना, तो वो है कंसोलिडेशन एंड कलेक्टिवाइजेशन, जिसे हम चकबंदी वगैरह भी कहते हैं गाँव में। तो ये ज़रूरी था और ये आज भी चल रहा है, ये इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में आएगा। तो कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कोऑपरेशन यानी सहकारिता, लोग आपस में सहयोग करके भूमि का उपयोग करें, एंड अबोलिशन ऑफ जमींदारी। ये तो जब हमारे यहाँ संविधान बना था और उसके बाद जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स थे तो उसी में जमींदारी को खत्म किया गया था। वर गिवन प्रायोरिटी टू ब्रिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में आएंगे, जैसे अबोलिशन ऑफ जमींदारी, कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन एट्सेट्रा इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। लैंड रिफॉर्म यानी भूमि सुधार, ये सब भूमि सुधार के ही तहत आएंगे। जो डिफरेंट लैंड रिफॉर्म्स अगर आपसे पूछे जाए क्वेश्चन तो आप दे सकते हैं इनको। वाई इज द मेन फोकस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। जो पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं अब तो बंद कर दी गई हैं, इस गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है। हो सकता है दूसरी गवर्नमेंट आ चुकी हो, जब ये वीडियो बन रहा हो उन्होंने फिर रिवाइव कर दिया हो इसको। द राइट ऑफ इनहेरिटेंस, राइट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपके पिताजी के पास 5 बीघा ज़मीन है तो आप उनके पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, तो वो आप में बटेगी, क्योंकि आपको पैतृक अधिकार है कि आप अपने पिता की संपत्ति को आपको ट्रांसफ़र हो सके। तो राइट ऑफ इनहेरिटेंस जो आपको पेरेंट्स से मिलती है, पूर्वजों से मिलती है। हैड ऑलरेडी लेट, जिसे आपने खरीदा नहीं होता। ऑलरेडी लेट टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ, फ्रेगमेंटेशन मतलब टुकड़े टुकड़े होना। लैंड होल्डिंग्स नेसेसिटेटिंग कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, तो पता चला कि जो है 5 बीघा ज़मीन है और उसके बाद 2 पुत्र हैं तो 2.5 बीघा बट गई, और उसके बाद उनके भी 1 पुत्र है तो पता चला कि 2 पुत्र हैं तो पता चला कि जो है उसमें से भी लगभग पौने बीघा बट गई। तो इस तरह से होल्डिंग्स छोटी होती चली आ रही हैं, और छोटी होल्डिंग्स में एग्रीकल्चर अच्छे ढंग से प्रोडक्शन लेने में वो इकोनॉमिकल नहीं होती हैं। तो ये प्रॉब्लम है। आप हमारे नोट सीरीज़ पढ़िए तो वहाँ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे डिफरेंट लैंड रिफॉर्म्स से सारी चीज़ें। द लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर इनेक्टेड बट द इम्प्लीमेंटेशन वाज लैकिंग लुकवार्म। लुकवार्म मतलब हल्का, जैसे कहते हैं गर्म पानी करते हैं और हल्का गर्म रहता है, तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला, अच्छे ढंग से इम्प्लीमेंट भी नहीं किया गया इन लैंड रिफॉर्म्स को। हाँ, कुछ राज्यों में जैसे मान लीजिए कि हम मानते हैं कि वेस्ट बंगाल वगैरह में तो अच्छा रिफॉर्म ये लागू किया गया था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्बार्क्ड अपॉन, मतलब उसने शुरुआत की इंट्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव इंडियन एग्रीकल्चर इन द 1960s 1970s। तो लगभग 1960s और 1970s के बीच में ग्रीन रेवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं, तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन प्रोडक्शन में देखने को मिलता है इस दौर के बीच में, इस दशक में। अच्छा, ग्रीन रेवोल्यूशन किस पे बेस्ड था, क्योंकि इस पे आप लोग ऑलरेडी जानते हो तो मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। वो उसमें पैकेजिंग एक किट मिलता था जिसमें पैकेज टेक्नोलॉजी में, जिसमें अच्छे खासे बीज, HYB सीड्स जिन्हें कहा जाता है, फर्टिलाइज़र का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एट्सेट्रा, ये आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा। और एक है वाइट रेवोल्यूशन जिसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है, कि मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ सके और ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। अब जो आप ये देख रहे हैं ये टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन अभी मिट्टी की जांच कराई जाए जिससे पता चले कि उसमें किन किन पोषक तत्वों की आवश्यकता है, न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है। तो ये जो मिट्टी की जांच है वो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में आएगी। गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में आएगा। तो इस प्रकार से वाइट रेवोल्यूशन हो गया, ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, लैंड रिफॉर्म्स हो गए, ये सब डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, मतलब तरीके हैं जो इनिशिएट किए गए थे, शुरू किए गए थे। तो लॉट माने किस्मत, भाग, इंडियन एग्रीकल्चर की किस्मत पलटने के लिए। बट दिस टू लेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट इन अ फ्यू सेलेक्टेड एरियाज़। लेकिन इसका भी फ़ायदा कुछ ही एरियाज़ में, सेलेक्टेड एरियाज़ में मिला, जैसे पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, वहाँ तो ग्रीन रेवोल्यूशन का अच्छा खासा लाभ हुआ। देयरफॉर इन द 1980s एंड 1990s, तो फिर उसके बाद 1980 और 1990 के दशक में, अब 1980 से लेके जब तक कि 1919 ही स्टार्ट होता था वो दशक उसका हो गया। 1990 से 2001 जब तक स्टार्ट नहीं होता तो उसका दशक हो गया, 10-10 साल का। एक कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड, तो फिर से लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया, विच इंक्लूडेड बोथ इंस्टीट्यूशनल टेक्निकल रिफॉर्म्स। उसमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स थे तो गवर्नमेंट लेवल पे होंगे, और टेक्निकल रिफॉर्म्स भी थे। तो जैसे प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस, तो उसमें क्रॉप इंश्योरेंस को बढ़ावा दिया गया कि भाई फसल का बीमा हो सकता है, वो अभी भी है अगेंस्ट ड्रॉट। तो किसान खेती करता है और सूखा पड़ जाता है, उसकी फसल नहीं हो पाती तो रोएगा बेचारा, आत्महत्या कर लेगा। तो सरकार ने कहा हम आपको पैसा देंगे, इंश्योरेंस। फ्लड की वजह से, साइक्लोन की वजह से, फायर की वजह से, डिजीज़ की वजह से फसल ख़राब होती है, तो अगर उसने बीमा कराया हुआ है फसल का तो कुछ पैसा उसको तो देते रहना पड़ता है सरकार को, एक मिनिमम प्राइस। जैसे लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं आपके पेरेंट्स वगैरह तो प्रीमियम भरते हैं, तो कभी कोई दुर्घटना हो जाती है तो उन्हें जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो भरपाई करती हैं उसकी, है ना, कॉम्पेंसेट करती हैं। तो ये लाइफ इंश्योरेंस की तरह से जो एक
क्रॉप इंश्योरेंस है तो वो एक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में आएगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स की स्थापना की गई, जो आपने ज़रूर देखे होंगे, शहर में रहते हो तो भी देखे होंगे, गांव में तो मिलते ही हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की स्थापना हुई, सहकारी समितियां बनाई गई, बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स इस्टेब्लिश किए गए, जिससे कि लोन फैसिलिटीज़ गांव देहात में बढ़ाई जा सकें, किसानों को प्रोवाइड की जा सकें, वो भी लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट पे। तो अगर वो सहकारी बैंक में जाते हैं, ग्रामीण बैंक में जानते हैं, तो उन्हें कम पैसे पे लोन मिल जाता है, कम इंटरेस्ट पे। व्हाट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन, ये सब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में आएंगे। तो देखिए, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी चल रहे हैं और साथ में टेक्नोलॉजिकल भी डेवलपमेंट होते रहते हैं। यहाँ ट्रैक्टर है, थ्रेशर है ना, अब तो फसल काटने वाली भी मशीनें आई हुई हैं, बीज बोने वाली भी मशीनें आई हुई हैं। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स हो गई है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो गए, और सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती रहती है। और भी जो रिफॉर्म्स हैं, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड है, KCC जिसे कहा जाता है, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम है, PAIS, ये पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। याद रखिए, 1 मार्क से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं फुल फॉर्म। तो ये कुछ और स्कीम्स हैं, योजनाएं हैं जो कृषि क्षेत्र में किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए लाई गई, इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स। तो ये फार्मर्स के लिए हो गई कि फार्मर्स लोन आसानी से ले सकते हैं और PI से भी उन्हें फ़ायदा होगा। तो मोरओवर स्पेशल वेदर बुलेटिन्स, उसके अलावा देखिए रेडियो पे वेदर बुलेटिन्स आते हैं, डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स फार्मर्स के लिए स्टार्ट किए गए रेडियो पे, टेलीविज़न पे। इसके अलावा द गवर्नमेंट आल्सो अनाउंसेज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे हम MSP कहते हैं। तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी हर साल गवर्नमेंट जो है इशू करती है, रिलीज़ करती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, रिम्यूनरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइसेस, मतलब कि जो किसान हैं वो अपने उत्पादन को ले जाकर MSP पे सरकार को बेच सकते हैं, मंडियों में बेच सकते हैं, जिन्हें हम APMC मंडी कहते हैं। तो ये सब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के तहत ही किया गया। 1966 और 1967 में MSP की शुरुआत की गई कि सरकार मूल्य तय कर देती, जैसे मान लीजिए वीट का है कि भाई 900 से नीचे हम नहीं लेंगे, 900 रुपये प्रति कुंटल। तो अब उस स्थिति में जो किसान है वो सरकार को बेचेगा तो उसे 900 रुपये प्रति कुंटल मिलेगा, और जो प्राइवेट बायर्स हैं वो भी 900 से नीचे देंगे तो सरकार उनको न बेचकर यहाँ बेचेगा। तो एक प्रकार से सरकार दाम बढ़ा देती है किसानों के प्रोडक्ट्स का, जिससे उन्हें मूल्य अच्छा खासा मिल सके। दैट इज़ वाई इट इज़ रिम्यूनरेटिव, इनकम बढ़ाने वाला। अब प्रोक्योरमेंट का मतलब ये है कि आपसे सरकार खरीदती है, प्रोक्योर करती है। तो ये MSP इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के लिए होता है। तो 20 से ज़्यादा क्रॉप्स हैं जिन पे MSP होती है। और MSP किस लिए लाई गई? टू चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स बाय स्पेकुलेटर्स एंड मिडिलमैन, जो दलाल होते हैं बीच में, है ना, उनकी रोकने के लिए उनको, कि किसान उनके शिकार ना हो। और स्पेकुलेटर्स क्या होते हैं? जो अनुमान के आधार पे प्राइसेस को घटाते बढ़ाते रहते हैं। जैसे शेयर मार्केट कभी गिरता है कभी उठता है, तो वो स्पेकुलेशन पे आधारित है शेयर मार्केट। उस प्रकार से ना समझ में आया तो क्रिकेट मैच होता है, इस बॉल पे क्या होगा, उस बॉल पे क्या होगा, ये बैट्समैन कितना बनाएगा, वो तो ये सब स्पेकुलेशंस होते हैं हमारे। तो ये यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स जो कृषि और किसानों के लिए डिफरेंट टाइम पे हुए हैं, वो हमने स्टडी कर लिए यहाँ पे। और अगर हम नए देखें तो देखिए 2000 रुपीज़ जो किसानों को दिए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, वो किसानों की मदद के लिए हो गई यहाँ पे। इसके अलावा एक डेडिकेटेड फार्मर्स के लिए चैनल स्टार्ट किया गया है, जैसे दिल्ली दूरदर्शन है, उसी प्रकार से कृषि दर्शन करके ऐसी कुछ मुझे याद नहीं है। ऑनलाइन फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, ई-मार्केटिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, किसान मित्र इस्टेब्लिश किए जाते हैं डिफरेंट गाँव में, जो किसानों की मदद के लिए काम करते हैं। तो इस तरह से बहुत सी कोशिशें होती रहती हैं जिन्हें हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में ला सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है भूदान ग्रामदान, इसे हम अगले ट्यूटोरियल में पढ़ लेंगे, और लास्ट टॉपिक भी हम अगले ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल। स्टडी वेल एंड टेक केयर।